नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। हमारा आज का हमारा टॉपिक रहेगा एसवीएम स्पोर्ट वेक्टर मशीन। ये भी हमारी सुपरवाइज्ड लर्निंग एल्गोरिथम है। मेनली हम डिसीजन ट्री एल्गोरिथम डिस्कस कर चुके हैं, बायस एल्गोरिथम हमने डिस्कस की और थर्ड हमारी आती है सपोर्ट वेक्टर मशीन एसवीएम। तो आज इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। देखो, एसवीएम में मेनली क्या है कि हम इसको मेनली क्लासिफिकेशन के लिए यूज लेते हैं। जब मिक्सअप जो डेटा होता है, मिक्स जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उनको फिल्टर करने के लिए, उनको सेपरेट करने के लिए हम मेनली इस एल्गोरिथम को यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर क्लासिफिकेशन के साथ साथ स्टेटिस्टिकल का रिग्रेशन टूल जो है वो भी यूज किया जाता है। कोरिलेशन रिग्रेशन आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो मेनली यहाँ पे रिग्रेशन का जो रोल है वो भी यहाँ पे रहता है। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन हम पढ़ते हैं कि एल्गोरिथम है क्या और इससे हम क्या करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले इट कैन बी यूज्ड फॉर बोथ। किस किस के लिए यूज कर सकते हैं हम? क्लासिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं और रिग्रेशन चैलेंजेस के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मेनली यूज करने के फील्ड हमारे पास दो हो गए। या तो हमें कुछ डेटा क्लासिफिकेशन करना हो, किसी डॉक्यूमेंट्स के बीच में क्लासिफिकेशन करना हो, अलग अलग क्लासेस में डिवाइड करना हो, देन हम यूज कर सकते हैं। या फिर हमें कुछ रिग्रेशन चैलेंजेस परफॉर्म करने हो, ठीक है, जो स्टेटिस्टिकल डेटा हो, मान लो स्टेटिस्टिकल डेटा है, उसमें आपको रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स निकालने हैं, तो उस पर्पज से भी आप इसको यूज कर सकते हो। However, it is mostly used in classification problem। ज्यादातर ये किस में यूज होती है? क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए यूज होती है। ठीक है, इन दिस एल्गोरिथम वी प्लॉट ईच डेटा आइटम एज ए पॉइंट इन n डायमेंशनल स्पेस। देखो, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप एक्चुअली कितने डेटा को क्लासिफाई कर रहे हो, कितनी क्लासेस आप वहां पे क्रिएट कर रहे हो, वेराइटीज आपकी कितनी है, उतने ही आपके यहाँ पे डायमेंशंस हो जाएंगे। एन डायमेंशंस, देखो इसमें ब्रैकेट में लिखा है वेयर एन इज नंबर ऑफ फीचर्स यू हैव। ठीक है, तो इस एल्गोरिथम के अंदर मेनली हम एन डायमेंशनल के अंदर डेटा को प्लॉट करेंगे। जैसे यहाँ पे ये डायग्राम हम देख रहे हैं, तो यहाँ पे टू डिफरेंट वेराइटीज है, रेड कलर एंड यहाँ पे ये ग्रीन कलर। तो यहाँ पे हमने कितने डायमेंशन पर इसको पुट किया है? 2 डायमेंशनल पर पुट किया है। ठीक है, ये एक्स डायमेंशन और ये वाई डायमेंशन। ठीक है, अगर हमारी 3 कैटेगरी हो जाएंगी तो हम एक जेड डायमेंशन और ले लेंगे। इसी प्रकार से क्या डायमेंशंस बढ़ते जाते हैं अकॉर्डिंग टू कैटेगरीज। n dimension space with the value of each feature being the value of a particular coordinate। ठीक है, पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट के लिए, हर एक कोऑर्डिनेट के लिए एक वैल्यू हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले हैं। देन वी परफॉर्म क्लासिफिकेशन बाय फाइंडिंग द हाइपर प्लेन। इसके अंदर यही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बस इसी को ध्यान में रखना है अपने को। हाइपर प्लेन, इसके अंदर जो भी डॉक्यूमेंट, जो भी डेटा हम इंक्लूड करेंगे, उन डेटा को सेपरेट करने के लिए, क्लासिफाई करने के लिए वहां पे हम डिफरेंट हाइपर प्लेन्स ड्रॉ करेंगे और उसमें से हमें बेस्ट हाइपर प्लेन जो है वो चूज करना है। बेस्ट कौन सा होगा? जो ज्यादा से ज्यादा डेटा को क्लासिफाई करेगा वो बेस्ट होगा। ठीक है, तो मेनली हाइपर प्लेन का कॉन्सेप्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, दैट डिफरेंशिएट द टू क्लासेस वेरी वेल। ये जो लाइन है ना, इसी को हम हाइपरप्लेन बोलते हैं। ये जो लाइन
जो मेनली दोनों को सेपरेट कर रही है, दोनों कैटेगरीज को, इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम हाइपरप्लेन कहते हैं। ठीक है, यही हमारा हाइपरप्लेन होता है। ठीक है, तो मेनली इसको हमें यहाँ पे मेनली कंसंट्रेट करना है। हाउ डज इट वर्क, काम कैसे करती है ना? क्या काम करती है ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। ये मेनली क्लासिफिकेशन और रिग्रेशन के लिए काम में आती है। मोस्टली हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए इसको यूज करते हैं और n डायमेंशनल पे हम इसको मेनली इम्प्लीमेंट करते हैं। और n डायमेंशन पे जो हमारा डेटा होता है जिसको क्लासिफाई करना होता है, उसको हम किसके द्वारा सेपरेट करते हैं? हाइपरप्लेन्स के द्वारा। ठीक है, ये हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा। हाउ डज इट वर्क, ये काम कैसे करती है? ठीक है, तो चलो देखते हैं किस प्रकार से काम करती है। यानी अगर पिछली स्लाइड के अकॉर्डिंग देखें, अबव का मतलब पिछली स्लाइड में जो भी डेटा था, वी गोट एक्सटूमेट टू द प्रोसेस ऑफ segregating the two classes with a hyperplane। यानी जो भी हमारे पास डेटा होगा, मान लो इस टाइप का कुछ डेटा है हमारे पास। ठीक है, ठीक है, तो इस टाइप का जो डेटा होगा उसको मेनली हम किस किस प्रकार से सेपरेट कर सकते हैं? हम इस प्रकार से हाइपर प्लेन खींच सकते हैं, हम इस प्रकार से भी खींच सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं यहाँ पे, इस प्रकार से भी खींचा जा सकता है। इसमें से बेस्ट कौन सेपरेट कर रहा है इनको? तो मेनली ये वाला हाइपर प्लेन है जो कि कंप्लीटली इनको क्लासिफाई कर रहा है। ठीक है, तो हमें इस प्रकार से उन जो क्लासेस है उन क्लासेस को मेनली डिफाइन करना, जो भी टू क्लासेस के बीच में हाइपरलिंक ड्रॉ किया जाएगा उनको। नाउ द बर्निंग क्वेश्चन इज, यानी मेन इसकी जो क्वेरी है वो क्या है? हाउ कैन वी आइडेंटिफाई राइट हाइपरप्लेन। हम हाइपरप्लेन यहाँ पे बहुत सारे खींच सकते हैं, बट क्वेश्चन ये अराइज होता है कि इनमें से हम किसको आइडेंटिफाई करें, कौन इसमें से बेस्ट हाइपरप्लेन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम अलग अलग सिनेरियो यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि किस टाइप की कंडीशन में कौन जो है हाइपरप्लेन जो है वो आपका ज्यादा एक्यूरेट होगा। डोंट वरी, इट्स नॉट एज हार्ड एज यू थिंक, लेट्स अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले सिनेरियो फर्स्ट, यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ठीक है, तो इस सिनेरियो के अंदर अगर हम देखें, आइडेंटिफाई द राइट हाइपरप्लेन। ओके, यहाँ पे टू कैटेगरीज है, एक में एक क्लास में स्टार्स है और एक में राउंड शेप्स है। ओके, हियर वी हैव थ्री हाइपरप्लेन्स ए बी सी। हमारे पास तीन हाइपरप्लेन्स यहाँ पे खींचे हुए। ओके, नाउ आइडेंटिफाई द राइट हाइपरप्लेन टू क्लासिफाई स्टार एंड सर्किल। अब हम यहाँ पे देखकर तो ये बता सकते हैं कि जो बी है वो यहाँ पे बेस्ट हाइपरप्लेन है ना, इसी को हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करने वाले हैं। बट मशीन को कुछ कैलकुलेशंस यहाँ पे परफॉर्म करनी होती है ना, मशीन को देख कर पता नहीं चलता है, वो कंपेरिजन्स परफॉर्म करती है। तो तीनों हाइपर प्लेन्स के अंदर कंपेरिजन्स परफॉर्म किए जाएंगे। कंपेरिजन्स किस प्रकार से होंगे? देखो, हाइपर प्लेन ए की अगर हम बात करें तो हाइपर प्लेन ए के अंदर मान लो ये हमने क्लास स्टार वाली का नाम दे दिया क्लास एस, और इसका नाम दे दिया मैंने क्लास सी आई। ठीक है, ये मैंने दोनों का नाम दे दिया। ओके,
यहाँ पे अगर देखें तो ए प्लेन के अंदर एस क्लास में केवल स्टार आने चाहिए, बट यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ पे देखो ये आपके 3 सर्कल्स भी यहाँ पे इस हाइपर प्लेन से स्टार वाली साइड में आ रहे हैं, ठीक है। दूसरे अगर आप बी की बात करो तो बी में आप देखोगे कि स्टार सारे एक तरफ आ रहे हैं, सर्कल सारे एक तरफ आ रहे हैं, ओके। सी के अंदर हम देखेंगे स्टार सारे एक तरफ है, ऑलमोस्ट एक बाउंड्री पे आ रहा है, और सर्किल जो है वो 2 स्टार वाले साइड में आ रहे हैं और एक बाउंड्री पे आ रहा है। तो इन तीनों में से बेस्ट कौन होगा? अगर अपने ए और सी की बात करें तो ए और सी में से बेस्ट कौन है? सी बेस्ट है। क्यों सी बेस्ट है? देखो ए के अंदर यहाँ पे 3 सर्किल्स जो है वो साइड में आ रहे हैं, बट सी के अंदर ओनली 2 सर्किल्स आ रहे हैं, 1 जो है वो बाउंड्री पे आ रहा है। इसका मतलब ए और सी का कंपेयर करें तो हाइपर प्लेन सी बेटर है, बट ए बी सी तीनों का कंपेयर करें तो कौन सा बेटर है? यहाँ पे ऑब्वियसली बी बेटर है, क्योंकि बी जो है वो एक्यूरेटली सेपरेट कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे नियम क्या कहता है, यू नीड टू रिमेंबर ए थंब रूल टू आइडेंटिफाई राइट हाइपरप्लेन। देखो रूल क्या है, select the hyperplane which segregates the 2 classes better, ठीक है। जो सभी हाइपरप्लेन में से सबसे बेटर तरीके से क्लासिफाई कर रहा है, सेग्रीगेट कर रहा है, वही हमारा हाइपरप्लेन जो है वो राइट हाइपरप्लेन कहलाएगा, ठीक है। In this scenario, hyperplane B has excellently performed this job. Okay. Then अपने सिनेरियो सेकेंड यहाँ पे देखते हैं। देखो इसके अंदर हमने इस तरह से हाइपरप्लेन्स बनाए। अब सेकेंड वाले में आप देख पा रहे हो ये हमने हाइपरप्लेन्स बनाए, बट यहाँ पे तीनों हाइपरप्लेन ही दोनों टाइप के डेटा को क्लासिफाई कर रहे हैं डिफरेंट, बट यहाँ भी हमें एक प्लेन को आइडेंटिफाई करना है। राइट हाइपरप्लेन तो एक ही होगा, सारे तो हो नहीं सकते, है ना। तो यहाँ पे हम किस टाइप की कैलकुलेशंस करेंगे? तो पहले तो हमें क्या देखना है, सबसे पहला रूल तो ये कि जो हाइपरप्लेन है वो दोनों क्लासेस के डेटा को प्रॉपरली क्लासिफाई करना चाहिए, ठीक है। पहला रूल हमने ये पढ़ा। अब सेकंड रूल हम इसमें पढ़ने वाले हैं कि जब एक से ज्यादा हाइपरप्लेन्स जो कि डेटा को सेपरेटली क्लासिफाई कर रहे हैं, दोनों क्लास को अलग अलग कर रहे हैं, देन उनमें से हम किसको चूज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आपके पास 3 हाइपरप्लेन्स है, ठीक है। वी हैव 3 हाइपरप्लेन्स ए बी सी एंड ऑल आर सेग्रीगेटिंग द क्लासेस वेल, है ना। सभी के सभी परफॉर्म कर रहे हैं, यानी पहले रूल को सभी के सभी फॉलो कर रहे हैं। नाउ हाउ कैन वी आइडेंटिफाई द राइट हाइपरप्लेन? तो इनमें से हम राइट हाइपरप्लेन किस प्रकार से आइडेंटिफाई करें? तो इसमें मेनली चेक करते हैं मार्जिन। देखो नीचे वाले डायग्राम में हाइपरप्लेन ए से इसका मार्जिन, ठीक है, इसका मार्जिन, और हाइपरप्लेन ए से सबसे नजदीक जो स्टार है उसका मार्जिन। इसी प्रकार आप सी से चेक करोगे, सबसे नजदीक कौन है, सबसे नजदीक ये है, इसका मार्जिन, और इधर मान लो सबसे नजदीक ये है, इसका मार्जिन, ठीक है। तो ये मार्जिन दोनों तरफ चेक किया जाएगा। इसी प्रकार बी से भी इसका मार्जिन, और मान लो बी से फिर सबसे नजदीक वाला ये है तो इसका मार्जिन, ये मार्जिन्स कैलकुलेट किए जाएंगे। अब अगर हम ए की बात करें तो देखो ए के अंदर क्या है, मेनली ए जो है वो मार्जिन ले रहा है
ए सर्किल शेप वालों के तो नजदीक है, ठीक है, बट स्टार वालों से बहुत ज्यादा दूर है। बी जो है वो स्टार वालों के बहुत ज्यादा नजदीक है, मार्जिन कम से कम है, बट यहाँ पे जो सर्किल शेप्स हैं उनसे मार्जिन बहुत ज्यादा है, ठीक है। बट सी की अगर हम बात करें तो सी का मार्जिन जो है वो इक्वल है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं तो लगभग इक्वल हो सकता है, एग्जैक्ट इक्वल होना कोई जरूरी नहीं है, हो सकता है इधर स्टार एकदम यहाँ पे पास में हो और ये थोड़ा सा दूर हो, तो एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है। बट ए और बी के कंपैरिजन में सी के मार्जिन जो है वो ज्यादा आइडेंटिफाइबल है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे रीड करते हैं क्या कहता है, हियर मैक्सिमाइजिंग द डिस्टेंसेस बिटवीन नियरेस्ट डेटा पॉइंट। नियरेस्ट डेटा पॉइंट यानी जो भी नियरेस्ट होगा, जैसे मान लो हम बात करें स्टार के अंदर ये नियरेस्ट है और सर्किल के अंदर तो कोई सा ले लो, ये भी नियरेस्ट है और ये भी नियरेस्ट है, दोनों में से किसी को भी ले सकते हो, है ना। तो इनसे मेनली हम मार्जिन चेक करते हैं। And hyperplane will help us to decide the right hyperplane. This distance is called the margin. Let's look at the below snapshot. यानी इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो, यहाँ मार्जिन शो किए गए, है ना। You can see that the margin for hyperplane C is high as compared to both A and B. Hence, name the right hyperplane C. देखो ऐसा क्यों किया जाता है, यहाँ पे C जो है, देखो B जो है वो स्टार से बहुत नजदीक है, A जो है वो सर्किल से बहुत ज्यादा नजदीक है, मार्जिन बहुत कम है। बट C का मार्जिन जो है वो स्टार से भी ज्यादा है और सर्किल से भी ज्यादा है, ठीक है, दोनों तरफ मार्जिन जो है वो ज्यादा है। इससे फायदा क्या है, देखो अगर कुछ और डेटा आए और वो डेटा आकर यहाँ पे मान लो इस प्रकार से और स्टोर हो जाए, ठीक है, और डेटा आ जाए, ठीक है, और डेटा आ जाए इस प्रकार से, तो उस कंडीशन में क्या है कि जो बाहर वाला हाइपरलिंक होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वो डेटा जो है आपका अनक्लासिफाइड हो जाएगा, ठीक है। बट जो हाईएस्ट मार्जिन बता रहा है इसका मतलब उससे आगे कुछ नहीं हो सकता, जब तक डेटा पूरी तरीके से फिल नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं भर जाएगा, तब तक ये क्लासिफिकेशन फेल नहीं होगा, ठीक है। इसलिए हम किसको लेते हैं, जिसका मार्जिन जो है वो हाईएस्ट हो, है ना। तो यहाँ पे सी का मार्जिन जो है वो बी के कंपैरिजन में स्टार से ज्यादा है और जो सर्किल है उसका मार्जिन ए के कंपैरिजन में ज्यादा है, ठीक है। ए और बी के कंपैरिजन में, दोनों के कंपैरिजन में स्टार से और सर्किल से इसका मार्जिन जो है वो हाईएस्ट है, इसलिए हम राइट हाइपरप्लेन किसको सेलेक्ट करेंगे, सी को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कुछ एक और पॉइंट इसमें ऐड किया गया है, अनदर लाइटनिंग रीजन फॉर सेलेक्टिंग द हाइपरप्लेन विद हायर मार्जिन इज रोबस्टनेस, है ना, जो मैंने बात की थी आपसे। रोबस्टनेस बहुत जरूरी है। रोबस्टनेस क्या करती है कि इसको मेनली, रोबस्टनेस आपके जावा के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का फीचर है रोबस्टनेस। रोबस्टनेस मेनली क्या होती है, उसको सिक्योर करके रखती है। तो यहाँ पे सिक्योर का मतलब ये है कि जब तक इसके अंदर फुल ऑफ डेटा यहाँ पे नहीं आ जाएंगे, कितना ही डेटा यहाँ पे आ जाओ, तब तक ये सी जो है वो इसको सेपरेट करके रखेगा, बट ए और बी जो है वो नहीं कर पाएंगे। If we select a hyperplane having low margin, then there is high chance of misclassification, है ना। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन को मिस करने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे अगर हम लो मार्जिन यूज करेंगे।
क्योंकि लो मार्जिन तो एकदम ही नजदीक है। कोई डेटा आया दूसरा और वो डेटा मान लो आपका यहाँ आकर जस्ट मान लो यहाँ पे ये एकदम नजदीक नजदीक है, कोई डेटा आया उसको यहाँ कहीं जगह मिली नहीं और वो यहाँ स्टोर हो गया, तो ये लो ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन फेल, है ना। तो ये क्लासिफिकेशन मिस होने के चांसेस जो है वो यहाँ पे ज्यादा रहते हैं, इसलिए हम हाईएस्ट मार्जिन यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा सिनेरियो, आइडेंटिफाई द हाइपरप्लेन, सिनेरियो 3। तो इसके अंदर आप डायग्राम के अंदर देखोगे तो दो हाइपरप्लेन यहाँ पे ड्रॉ किए गए, ए एंड बी, है ना। और यहाँ पे वही टू क्लासेज है, स्टार्स एंड सर्कल्स। देन दोनों में से कौन सा हाइपरप्लेन राइट होगा? ऑब्वियसली हम देखकर बता सकते हैं कि ए हाइपरप्लेन जो है वो राइट होगा। क्यों राइट होगा ए हाइपरप्लेन? देखो यहाँ पे अगर हम मार्जिन की बात करें तो मार्जिन किसका ज्यादा है? इसका मार्जिन इससे कम है, यहाँ भी कम है। और अगर बी से हम बात करें तो बी से नजदीक मान लो ये है, तो ये मार्जिन खूब है। और इधर भी मार्जिन अगर हम बात करें, मान लो इसको हम मान लेते हैं, तो मार्जिन खूब है। बी का मार्जिन ज्यादा है, ए का मार्जिन कम है। तो मार्जिन का अगर रूल हम देखें तो कौन सेलेक्ट होना चाहिए? बी सेलेक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम तो हाईएस्ट मार्जिन को प्रेफरेंस देते हैं। बट बी को सेलेक्ट करने पे क्या हो रहा है, एक जो आपका स्टार है वो एक्चुअली इस साइड जा रहा है, ठीक है, वो रॉन्ग क्लास के अंदर जा रहा है। इसलिए हम हाईएस्ट मार्जिन होते हुए भी किसको सेलेक्ट नहीं कर सकते? बी को सेलेक्ट नहीं कर सकते, हमें ए को सेलेक्ट करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, देखो इसमें क्या कहता है, यूज द रूल्स एज डिस्कस इन प्रीवियस सेक्शन टू आइडेंटिफाई द राइट हाइपरप्लेन। यानी रूल हमने सिनेरियो फर्स्ट और सेकंड में जो डिस्कस किए थे उन रूल्स को हमें इम्प्लीमेंट करना है, और उनको इम्प्लीमेंट करते हुए हमें हाइपरप्लेन को आइडेंटिफाई करना है। तो सम ऑफ यू मे हैव selected the hyperplane B as it has higher margin compared to A। तो B का मार्जिन जो है वो ज्यादा है ऑब्वियसली A से, दिख रहा है हमें। बट here is the catch, SVM selects the hyperplane which classifies the classes accurately prior। सबसे पहले ये देखा जाना जरूरी है कि एक्यूरेटली क्लासिफाई कौन कर रहा है, उसके बाद हमें मार्जिन देखना है। तो बी तो पहले रूल में मेनली फेल हो गया, ठीक है, तो दूसरे रूल को, मार्जिन को तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। हियर हाइपरप्लेन बी हैज ए क्लासिफिकेशन एरर, ठीक है, बी में क्लासिफिकेशन एरर आ रहा है क्योंकि स्टार इस साइड आ रहा है। एंड ए हैज क्लासिफाइड ऑल करेक्टली, देयरफॉर द राइट हाइपरप्लेन इज ए। ओके, नेक्स्ट सिनेरियो हम देखते हैं, कैन वी क्लासिफाई टू क्लासेस, सिनेरियो 4। तो इस टाइप का अगर सिनेरियो आ जाए, देखो यहाँ पे स्टार देखो कहाँ पे घुसा दिया गया है ना, यहाँ पे इस डेटा के बीच में एक ये डॉक्यूमेंट पड़ा है जो एक्चुअली इससे रिलेटेड है, बट इस डेटा के बीच में पड़ा है ना। तो इसको किस प्रकार से हम आइडेंटिफाई करेंगे, हाइपरप्लेन हमारा किस प्रकार से ड्रॉ किया जाएगा? देखो इसके अंदर मेनली हम सबसे पहले थ्योरी देखते हैं इसकी क्या कहता है ये। I am unable to segregate the two classes using a straight line as one of star lies in the territory of other class as an outlier। तो इसको मैं एक सीधी लाइन से, एक हाइपरप्लेन से क्लासिफाई नहीं कर पाऊंगा, है ना। इसको अगर मैं इस प्रकार से क्लासिफाई करूं तो ये हो सकता है,
ठीक है, मान लो मैं कुछ इस प्रकार से क्लासिफाई करूं तो ये क्लासिफाई हो सकता है, बट एक स्ट्रेट लाइन से इसको क्लासिफाई करना मुश्किल है। चाहे आप कैसे ही हाइपरप्लेन ड्रॉ कर लो, ठीक है, आप नहीं कर पाओगे इसको क्लासिफाई। चाहे किसी एंगल से हाइपरप्लेन ड्रॉ करो, बट इसको हम क्लासिफाई नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो, है ना, ऐसी सिचुएशन अगर मशीन के सामने आ जाए, तो जरूरी नहीं है कि सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट एक जगह रहें। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं जो अनरिलेटेड डेटा के बीच में पड़े होते हैं। तो उस टाइम मशीन क्या काम करेगी, देखो, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन्ड, वन स्टार एट अदर एंड इज लाइक एन आउटलायर फॉर स्टार क्लास। तो ये स्टार क्लास से बहुत ज्यादा आउटलायर है, ठीक है। एंड फाइंड द हाइपरप्लेन दैट हैज मैक्सिमम मार्जिन। तो इसको तो हम ले नहीं सकते, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम दूसरे वाले रूल को अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये रूल तो हम सेटिस्फाई कर ही नहीं सकते, हमारे हाथ में ही नहीं है। तो हम मार्जिन को यहाँ पे सेटिस्फाई करेंगे। तो हम यहाँ पे ये हाइपरप्लेन जो है वो एकदम बीचों बीच खींचेंगे, जिससे कि दोनों तरफ का मार्जिन जो है वो मैक्सिमम रहे, ठीक है। जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम इसको क्लासिफाई, फर्स्ट रूल हम इस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, तो हम सेकंड रूल पे इस पे इम्प्लीमेंट करेंगे। फाइंड द हाइपरप्लेन टू सेग्रीगेट टू क्लासेस, सिनेरियो 5। इसके अंदर थोड़ा सा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स सिनेरियो आ गया। देखो क्या है, इस प्रकार से कुछ डेटा दे दिया गया है, बीच में सर्कल्स और उसके चारों तरफ जो है वो यहाँ पे स्टार्स जो है हमें नजर आ रहे हैं। तो इसको हम किस प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको एक्चुअली हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें अलग तरीके से अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज कैसे करेंगे, अरेंज कैसे करेंगे, देखो अरेंज हम कैसे करेंगे, ये वाला जो है वो यहाँ भेज दो, यानी इसको एक ही डायमेंशन पर अरेंज कर लेंगे हम, ठीक है। इनको हम इधर भेज देंगे, ये जो नीचे वाले थे इनको चारों को इधर भेज दिया। इसी प्रकार जो स्टार्स हैं उन स्टार्स को भी हम यहाँ पे भेज देंगे, ठीक है। स्टार्स को भी हम ऊपर भेज देंगे, जितने स्टार्स हैं उन स्टार्स को हम इस प्रकार से ऊपर भेज देंगे, ठीक है। तो ये मेनली हमारा क्या बन जाएगा, एक 2 डायमेंशनल शेप में आ जाएगा, ठीक है। इन द सिनेरियो वी कांट हैव लीनियर हाइपरप्लेन बिटवीन द 2 क्लासेस। इसमें लीनियर हाइपरप्लेन ड्रॉ करना तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास डेटा इसी प्रकार का है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो, so how does SVM classify these 2 classes? Till now we have only looked at the linear hyperplane. अभी तक हमने linear hyperplane के बारे में पढ़ा। Can solve this problem easily. It solve this problem by introducing additional features. अब वो additional feature क्या है? Here we will add a new feature z equal to x square y square, यानी दोनों डायमेंशन का स्क्वायर करके ऐड करके और हम z डायमेंशन पे पुट कर देंगे वैल्यूज को, जिससे कि ये डेटा इस टाइप से हो जाएगा, ठीक है। लेट्स प्लॉट द डेटा पॉइंट्स ऑन एक्सिस x एंड z। तो ये डेटा हमने किसके रेफरेंस में किया है, x और y के रेफरेंस में नहीं किया है, x और z के रेफरेंस में किया। देखो यहाँ पे x दिख रहा है आपको और यहाँ पे ये z है, अगर आपको विजिबल है तो। वैसे काफी छोटा लिखा हुआ है तो मे भी आपको विजिबल हो या नहीं हो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये z डायमेंशन है, ठीक है। और ये यहाँ पे था y डायमेंशन, ठीक है। इधर तो आपका x है, x ही रहेगा, ठीक है, ये x है और ये भी आपका x है, ठीक है।
तो यहाँ पे एक्स जेड डायमेंशन पे हम डेटा को पुट कर देंगे और जेड की वैल्यू क्या रहेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रहेगी। ठीक है, यानी अगर कोई डेटा मान लो एक्स वाई की हम बात करें तो 2,3 पोजीशन पे पड़ा है ना। 2,3 आप अंडरस्टैंड करते हो। देखो मान लो ये एक्स है और ये वाई है, तो यहाँ पे मान लो ये 1, ये 2, ये 3 स्टेप से है, तो यहाँ पे मेनली 2 आएगा और इधर भी मैं वाई डायमेंशन पर लाइनें बना लेता हूँ, 1 2 3, तो ये 3 यहाँ आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर ये वैल्यू हम पुट करें तो मेनली कहाँ पोजीशन बननी चाहिए, 2 पे और y के 3 पे, तो ये यहाँ आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू आनी चाहिए। बट इसको जब x और z पे हम रखेंगे तो एक्चुअली x की वैल्यू तो 2 रहने वाली है, बट z की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 जब 4 और 3 3 9, 4 और 9 आपके हो जाते हैं 13। तो x के 2 पे और z के 13 पे ये वैल्यू पुट की जाएगी। अब z कहाँ होता है, z आपका जस्ट इसके इन दोनों के मिडिल में यहाँ पे आपका ये डायमेंशन होता है, इस टाइप से दिखता है, ये ऊपर की तरफ होता है इस टाइप से। ठीक है, तो ये 13 पे डेटा जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये जस्ट पोल की तरह होता है, इन दोनों पे एक्स और वाई डायमेंशन पे, यहाँ पे ये जस्ट ऊपर की तरफ होता है पोल की तरह, 3 डायमेंशन की अगर हम बात करें तो, है ना। तो ये डेटा सारे के सारे कहाँ आ जाएंगे, सारे के सारे डेटा यहाँ आ जाएंगे। ठीक है, जिस प्रकार से इसमें दिखाई दे रहे हैं ग्राफ में। In above plot, points to consider are all values for z would be positive always because z is the squared sum of both x and y. अब ये जैसे नीचे वाली जो वैल्यूज हैं, ये वैल्यू एक्चुअली x और y डायमेंशन की हम बात करें तो ये माइनस में है, बट यहाँ पे जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली किस में हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, तो सारी की सारी किधर आ जाएंगी, प्लस वाले डायमेंशन में आ जाएंगी, है ना। ये माइनस वाले में नहीं रहेंगे एक भी वैल्यू। स्क्वायर हम इसीलिए करते हैं यहाँ पे, ताकि सारा का सारा डेटा जो एक तरफ आ जाए। इन द ओरिजिनल प्लॉट रेड सर्कल्स अपीयर close to the origin of x and y axis, leading to lower value of z and star relatively away from the origin result to higher value of z। तो ये origin हम किसको कहते हैं, जो हमारा मेन जो पॉइंट होता है उसको हम origin कहते हैं, जहाँ पे दोनों डायमेंशन एक दूसरे को काटते हैं, उसको हम origin कहते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें तो origin पे जो हमारा मेनली डेटा होगा सारा का सारा, वो यहाँ पे आ जाएगा और इसको हम इजीली जो है प्लॉट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम हाइपरप्लेन इजीली खींच सकते हैं। तो हमारा हाइपरप्लेन किस टाइप से खींचा जाएगा, देखो यहाँ पे मैं पेंसिल को थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। ओके, तो ये हाइपरप्लेन हमारा इस टाइप से खींचा जा सकता है यहाँ पे। ठीक है, ये हाइपरप्लेन हमारा इस प्रकार से हो सकता है और इसको हम जब वापस एक्स और वाई डायमेंशन में पुट करेंगे तो ये कुछ डेटा सेपरेशन कुछ इस प्रकार से दिखेगा। यहाँ ये सर्किल बन जाएगा, सर्किल अच्छा नहीं बना है, बट मान लो कि ये यहाँ पे इस डेटा के चारों तरफ जो है वो ये वाला जो प्लेन है वो एक्चुअल ऐसे सर्किल फॉर्म में नजर आएगा फिर डेटा क्लासिफिकेशन होने के बाद। प्रोज एंड कॉन्स एसोसिएटेड विद एसवीएम, क्या फायदे हैं क्या नुकसान है इसके। ठीक है, एडवांटेज डिसएडवांटेज कह सकते हो। तो देखो एडवांटेजेस क्या क्या है, इट वर्क्स रियली वेल विद क्लियर मार्जिन ऑफ सेपरेशन। ठीक है, इसमें कोई इश्यू नहीं है, मार्जिन जो है वो क्लियरली यहाँ पे वर्क करता है। इट इज इफेक्टिव इन हाई डायमेंशनल स्पेसेस,
है ना, एक से ज्यादा डायमेंशंस आप यूज कर सकते हो, एक्स वाई जेड कितने भी डायमेंशंस आप यूज करो। इट इज इफेक्टिव इन केसेस वेयर नंबर ऑफ डायमेंशंस इज ग्रेटर देन द नंबर ऑफ सैंपल्स। यानी ये वहां भी अच्छे से काम करेगी जहाँ नंबर ऑफ डायमेंशंस तो ज्यादा हो, साथ साथ में नंबर ऑफ सैंपल्स भी ज्यादा हो। इट यूजेज ए सबसेट ऑफ ट्रेनिंग पॉइंट्स इन द डिसीजन फंक्शन, ठीक है, कॉल्ड सपोर्ट वेक्टर। ये डिसीजन फंक्शंस का यूज करते हैं ट्रेनिंग के लिए, जिनको हमें हम सपोर्ट वेक्टर बोलते हैं। सो इट इज ऑल्सो मेमोरी एफिशिएंट। ये मेमोरी एफिशिएंट भी होते हैं, ज्यादा मेमोरी का यूज नहीं करते। नुकसान क्या क्या है देखो, डिसएडवांटेजेस क्या क्या है इसकी। इट डज नॉट परफॉर्म वेल when we have large data set because the required training time is higher। जब बहुत ज्यादा बड़ा डेटा होता है तब ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते, क्योंकि ट्रेनिंग टाइम जो है वो ये इसका ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा बहुत बड़े डेटा को क्लासिफाई करने के लिए अगर हम मशीन को ट्रेंड कर रहे हैं। इट इज ऑल्सो डज नॉट परफॉर्म वेरी वेल व्हेन डेटा सेट हैज मोर नॉइज। यानी डेटा नॉइज का मतलब है जो अनरिलेटेड चीजें हो, है ना, जो उस चीज से रिलेटेड नहीं है। तो अगर नॉइज ज्यादा है डेटा के अंदर तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, अच्छे से परफॉर्म नहीं किया जाता। टारगेट क्लासेस आर ओवरलैपिंग, है ना, ओवरलैप हो जाती हैं क्लासेस, क्योंकि जो अनरिलेटेड जो नॉइजेज होती हैं वो नॉइजेज ओवरलैप कर जाती हैं। फिर एसवीएम डज नॉट डायरेक्टली प्रोवाइड probability estimates. These are calculated using an expensive 5-fold cross validation। यानी इसके अंदर डायरेक्टली कोई प्रोबेबिलिटी यूज नहीं की जाती, कोई प्रोबेबिलिटी एस्टिमेशन नहीं है, बट इसमें 5-fold क्रॉस वैलिडेशन ये प्रोबेबिलिटी मेथड है, इसके द्वारा इसको कैलकुलेट किया जाता है। इट इज रिलेटेड SVC method of Python scikit-learn library। ये पाइथन की लाइब्रेरी होती है scikit, जिसके अंदर आपके एसवीएम एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट किया जाता है। उसके अंदर इस मेथड को SVC बोलते हैं, ठीक है। तो जब पाइथन पढ़ोगे, कभी मशीन लर्निंग अगर पढ़ने की जरूरत पड़ी तो पाइथन पढ़ोगे तब आप लोग इसको मेनली देखोगे। तो आई थिंक आज के लिए तो सफिशिएंट है। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।